वेलकम फ्रेंड्स, आज हमारे सामने मौजूद है TV9 गुजरात की मुंबई ब्यूरो हेड नीरू झुंझुवाडिया जी। ऑटो शो करती हैं वो। चलिए उनसे जानते हैं ऑटो शो के बारे में। नीरू जी, अगर देखा जाए पिछले 2-3 वर्षों में हर एक न्यूज़ चैनल ऑटो शो के बारे में दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजह है जो ये ऑटो शो के बारे में इतना दिखा रहे हैं? इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर अगर आप नज़र करेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड की जो टॉप मार्केट्स हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। यही एक वजह है कि यहाँ लोगों में भी इतनी अवेयरनेस बढ़ रही है। पैशन जो बोलते हैं, ख़ास करके जो इंडिया में जो यंग बायर्स हैं उनमें इतनी अवेयरनेस बढ़ रही है, काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं वो नई नई गाड़ियों को लेकर। तो एक ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही है। इसे देखते हुए ही, और ख़ास करके पब्लिक इंटरेस्ट इतना बढ़ रहा है इस इंडस्ट्री में, इसे देखते हुए न्यूज़ चैनल्स वन ऑफ द बेस्ट मीडियम है लोगों तक लेटेस्ट नई खबरें पहुंचाने का। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो ऑटो शोज़ अभी टीवी चैनल्स पर इतने आ रहे हैं, उसके पीछे एक यही वजह है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी अवेयर हो गई है। ख़ास करके जो यंग बायर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पैशन दिखाई दे रहा है नई नई कारों को लेकर, नई टेक्निक्स को लेकर। अब जिस मीडियम की भी बात करें, पेट्रोल गाड़ी हो, डीजल गाड़ी हो, इलेक्ट्रिक कार्स भी अभी आने लगी है। रिसेंटली महिंद्रा ने भी अपनी रेवा E2O लॉन्च की है रेवा के बाद, और CNG कार्स काफ़ी लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। तो इसे देखते हुए इंडियन कस्टमर्स में जागरूकता बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है। यही एक वजह है कि आज आप देखेंगे कि ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऑटो शोज़ की वेबसाइट्स हैं। फिर आप अगर बात करें न्यूज़पेपर्स की, मैगज़ीन्स की, डेली न्यूज़पेपर्स जो आते हैं, या टीवी चैनल्स की बात करें, नेशनल लेवल के चैनल्स हो, इंग्लिश, हिंदी, हर एक लैंग्वेज के चैनल्स में आजकल हमें ऑटो शोज़ देखने मिलते हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस है, लोगों में क्वेरीज़ उतनी होती हैं कि कौन सी नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है, कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन सी गाड़ी बुरी है। कंपैरिजन्स उसमें दिखाए जाते हैं, डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, जो एक बायर को चाहिए होती है, कस्टमर को चाहिए होती है, वो उसे घर बैठे ही मिलती है। चाहे हम वेबसाइट्स की बात करें, मैगजीन्स की बात करें, पेपर्स की बात करें, या टीवी चैनल्स की बात करें। यही एक वजह है कि टेलीविज़न ऑटो शोज़ अभी इतना अच्छा कर रहे हैं। जो गाड़ियों की बात करूँ मैं, जो ऑटो शो आप लोग दिखा रहे हो, भारत में उसका क्या भविष्य, क्या कि आगे भी क्या जिस तरह चलता रहेगा कि कहीं ना कहीं ठप हो जाएगा? ऑटो शोज़ एक ऐसा मीडियम है कि जहाँ पर हर तरह की गाड़ियों को शोकेस किया जाता है। आज आप देख लीजिए, इंटरनेशनल मोटर शोज़ जो ऑर्गेनाइज होते हैं, हाल ही अभी न्यूयॉर्क इंटरनेशनल मोटर शो चल रहा है, वेस्टर्न का सबसे पहला और सबसे लार्जेस्ट ऑटो शो है, जेनेवा ऑटो शो है, पेरिस मोटर शो होता है। तो इस तरह के जो इंटरनेशनल लेवल पर ऑटो शोज़ होते हैं, मोटर शोज़ अलग अलग जगह जो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, उसमें इंडियन कस्टमर्स भी उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं, इंडियन मीडिया भी उतना ही इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल कस्टमर्स हैं या लोकल जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको भी उतना इंटरेस्ट है। ये मार्केट ग्रो कर रहा है, तो डेफिनेटली कंज्यूमर्स और जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए भी ये प्रॉफिटेबल है। तो डेफिनेटली मोटर शो या ऑटो शो की आप बात कर रहे हैं, तो इंडिया में ये एक बूमिंग इंडस्ट्री है, मार्केट अच्छा चल रहा है। अगर हम गाड़ियों की बात करें तो जो हमारे भारत की जो गाड़ियाँ हैं, क्या विदेशी गाड़ियों को टक्कर दे पा रही हैं? इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरर्स तो हैं ही, जैसे मारुति है, हुंडई है, टाटा है, ये सब है। लेकिन लग्जूरियस कार्स की अगर बात करें तो कई ऐसी गाड़ियां हैं, मैक्सिमम जो है वो बिल्टअप आती है, बाहर से इंपोर्ट की जाती है यहाँ पर इंडिया में। लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे महिंद्रा ने रिसेंटली कुछ सालों पहले ही अपनी XUV लॉन्च की थी। कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने बताया था कि इंटरनेशनल या वेस्टर्न जो कार कंपनीज़ है उनकी मार्केट तोड़ेगी। तो बिल्कुल कुछ हद तक XUV 500 ने ये कमाल करके भी दिखाया। रेनो डस्टर आई है आज, SUV, मिनी SUV कहा जाता है, इट इज़ नॉट अ कॉम्पैक्ट SUV बट मिनी SUV कहा जाता है। उसने भी कई हद तक इंटरनेशनल जो लेवल पर कार्स जो होती हैं उनके कंपटीशन को ब्रेक किया है इंडिया में। तो इस तरह की डेफिनेटली लोकल लेवल पर इस तरह की कई कार्स बन रही है जो फॉरेन कंपनीज़ को पूरी तरह से टक्कर देने में सक्षम हो रही है। तो धीरे धीरे यहाँ के जो लोकली जो कार्स बनाई जाती हैं इंडिया में, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है,
और काफ़ी उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरणा मिल रही है कि डेफिनेटली उन्होंने नस पकड़ ली है कि इंडियन बायर्स को क्या चाहिए। उन्हें चाहिए अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए, माइलेज अच्छी होनी चाहिए। ये दो चीज़ें जो हैं इंडियन बायर्स की मेंटालिटी के हिसाब से ऑन एन एवरेज, जब भी एक कंज्यूमर, एक कस्टमर कार खरीदने जाता है तो उनकी सबसे बड़ी क्वेरी दो ही होती है, अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए और माइलेज अच्छा होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो भी लोकली कार कंपनीज़ ध्यान में रखकर कार बनाती है तो डेफिनेटली इट वर्क्स इन इंडिया। अगर बात की जाए तो जिस प्रकार आपने बोला गाड़ी को टक्कर दे रही है, बट पिछले कई वर्षों में देख रहे हैं हम कि भारत में पेट्रोल के दाम ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और डीजलों के भी। बट देखा जो आपने बताया लग्जरी जो गाड़ियाँ होती है मोस्ट ऑफ द पेट्रोल से चलती हैं, तो क्या ये वजह है कि जो इंडियन बायर्स है वो लग्जरी कार अफोर्ड नहीं कर पाए बिकॉज पेट्रोल के प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और डीजल ही कम? लग्जरी कार सेगमेंट की बात करें तो इंडिया में लिमिटेड बायर्स है लग्जरी कार्स के लिए। डेफिनेटली ये जो परसेंटेज है पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि लग्जरी कार्स जो होती है वो पेट्रोल से चलती है इसीलिए उसकी डिमांड जो है वो कम हो गई है। डेफिनेटली ये एक फैक्टर हो सकता है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो लोग अभी जिस तरह से जो ग्राफ जा रहा है कस्टमर्स का कि वो किस तरह की कार्स प्रेफर कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक कार्स, तो उसमें देखा गया है कि डीजल का जो ग्राफ है वो सबसे ऊपर की ओर जा रहा है। सबसे हाईएस्ट ग्राफ देखा गया है डीजल का, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली डीजल कार्स महंगी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका जो कॉस्ट है वो इंडियन बायर्स बहुत अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं। मेंटेनेंस वाइज देखें या हर बार जो आपको डीजल भरवाना पड़ता है, अगर आप पेट्रोल वही भराने चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ा झटका लगता है। अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए भी पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, डेफिनेटली इंडियन बायर्स का रुख जो है वो पूरी तरह से डीजल कार्स की ओर जा रहा है। अगर हम बात करें जैसे कि इंडिया में पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, गाड़ियाँ ज़्यादा जैसे बढ़ती जा रही है वैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्या जिस प्रकार का विदेश में इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियाँ निकली हैं इंडिया में वो कब तक आ पाएगी इलेक्ट्रिसिटी कार? इलेक्ट्रिक कार्स की अगर हम बात करें तो जिस तरह से मैंने आपको बताया पिछले साल जिस तरह से महिंद्रा की रेवा चल रही थी, ऑल्दो उस कार ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन महिंद्रा ने इस बार फिर से रेवा का अपडेटेड वेरिएंट जो लॉन्च किया है महिंद्रा E2O, तो कहीं ना कहीं कंपनी को ये विश्वास है कि इंडियन कस्टमर्स अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कार्स की ओर रुख करें। नहीं कर पा रहे हैं उसकी ये वजह, इलेक्ट्रिक कार्स के अपने कई पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। लिमिटेशंस ये रहते हैं इलेक्ट्रिक कार्स के कि अगर एक बार आप चार्ज कर लेते हैं उसे, जिस तरह से महिंद्रा की E2O में है, एक बार आप उसे चार्ज कर ले तो वो 100 किलोमीटर आराम से चलेगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं ये कंसर्न रहेगा कि 100 किलोमीटर के बाद अगर आपको 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो फिर आप क्या करेंगे। उसमें यह है कि आप अपना लैपटॉप कैरी कर सकते हैं अपने साथ, उसका जो सॉकेट है उससे भी वो चार्ज किया जा सकता है, वो ऑप्शन है उसमें। लेकिन फिर भी कई बार ये चीज़ें भी प्रैक्टिकल नहीं साबित होती है। एक लिमिट तक आपने अगर चार्ज कर लिया लैपटॉप से, उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसके बाद कोई आंसर नहीं है, वहाँ फुल स्टॉप लग जाता है। तो यही कुछ एक लिमिटेशंस हैं जो मैन्युफैक्चरर्स को ध्यान देना चाहिए जिस ओर। नीरू जी, अगर बात की जाए आप 3 सालों से ऑटो शो कर रही हैं, कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपको प्रेशर डाला गया हो, आपने ये मेरा जो ऑटो शो है वो आप दिखाइए, मेरे कार के बारे में आप प्रमोशन कीजिए, हम आपको गिफ्ट देंगे, एनवलप देंगे, कुछ ऐसा कभी हुआ है? देखिए, इस तरह की कोई भी बात कभी नहीं होती है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑटो कंपनी की तरफ से कोई प्रेशर हो। मैं आपको बताती हूँ कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि डेफिनेटली आज हर दूसरी तीसरी कंपनी ये चाहती है कि उनकी कार या उनका जो व्हीकल है लॉन्च किया हुआ, या 2 व्हीलर है या जो भी है, कमर्शियल व्हीकल भी अगर हो, तो वो चाहते हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी हो, जिसके लिए वो हर एक मीडिया, हर एक लेवल के मीडिया को बुलाते हैं, चाहे वो वेबसाइट्स की बात करें, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या टीवी चैनल्स की बात करें, तो पब्लिसिटी उन्हें जितनी ज़्यादा मिले। सेकेंडली ये भी है कि टीवी चैनल्स में भी इतने कॉम्पिटिशन बढ़ गए हैं कि अगर दूसरा चैनल, सपोज चैनल ए ये वाली स्टोरी दिखा रहा है एक्स कार के ऊपर, तो चैनल बी भी चाहेगा कि वो भी एक्स कार के ऊपर दिखाए।
जो कार कंपनीज जब मीडिया को अप्रोच करती है कवरेज के लिए, तो मीडिया भी इसीलिए कवर करती है क्योंकि वो भी चाहती है कि ये जो बूम है ऑटो इंडस्ट्री में लोग देखना चाहते हैं। आज आप अपने चैनल में अगर नहीं दिखाएंगे कि ये नई कार लॉन्च हुई है तो डेफिनेटली लोग कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि अच्छा ओवरटेक में तो ये वाली स्टोरी नहीं चली, जबकि दूसरे शो में मैंने ये वाली स्टोरी देखी थी कि ये कार लास्ट वीक लॉन्च हुई है। तो डेफिनेटली आप भी कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि जितनी भी लेटेस्ट लॉन्चिंग्स है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो भी लेटेस्ट खबरें हैं वो आपके चैनल में ज़रूर चले। तो ये एक कंपटीशन है, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, इसमें कंपटीशन है, हर एक कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। तो इसी वजह से सब अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं क्योंकि ये बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट है, लोगों को पसंद है, इसीलिए हम दिखाते हैं। अगर बात की जाए पिछले कुछ सालों में भारत में से कौन सी कार है जो सबसे ज़्यादा चली हो और ग्राहकों ने उसे पसंद किया हो आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जिस तरह से पिछले समझ लीजिए 7-8 सालों में मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, एक तो इंडियन बायर की ये मेंटालिटी होती है, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि अफोर्डेबल होनी चाहिए कार उनके लिए, माइलेज अच्छा होना चाहिए। उसके बाद वो देखते हैं कि कार के इंटीरियर्स में एड ऑन्स क्या है या फिर एक्सटीरियर वो गाड़ी कितनी अच्छी दिखती है, ये उनके लिए दोनों सेकेंडरी पॉइंट है। लेकिन प्राइमरी थिंग उनके लिए ये है कि माइलेज अच्छा होना चाहिए और अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो उस एंगल से अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि मारुति स्विफ्ट सबसे ज़्यादा चली है पिछले कुछ सालों में, लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसमें एवरेज वो अच्छी देती है और अफोर्डेबल है। मुझे ये लगता है बहुत ज़्यादा सेल्स फिगर मारुति स्विफ्ट का है। उस एंगल से भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहा है, लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। बहुत क्यूट छोटी सी कार है, एक फैमिली कार है, कंफर्टेबल भी है काफ़ी, और अगर आप उसे कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं तो बाद में वो ऑप्शन भी है आपके पास। मैंने कई मारुति स्विफ्ट देखी हैं जो लोग मार्केट से लेकर उसके बाद उसमें पर्सनलाइज जो है अपने एड ऑन्स करवाते हैं। चलिए लास्ट सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नंबर वन कौन है? मतलब आप कंपनी की बात कर रहे हैं? कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए नंबर वन कंपनी किसी एक कंपनी को हम नहीं बोल सकते हैं। मारुति सुजुकी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, hyundai काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, टाटा की बात की जाए तो टाटा का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से अगर इंडियन लेवल पर बात की जाए तो ये तीनों कंपनी ऐसी हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है। आप किसी भी शहर में चले जाइए, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या साउथ के किसी भी शहर में आप चले जाइए, आपको ये तीनों कंपनी की कार्स जो है सड़कों पर सबसे ज़्यादा देखने मिलेगी। डेफिनेटली इनिशियली मारुति ऑल्टो बहुत ज़्यादा देखने मिलती थी। हर एक शहर में आप अगर 5 मिनट भी ट्रैवल कर लेंगे तो आपको बहुत सारी ऑल्टो कार्स, 10 में से आपको 6 ऑल्टो दिख जाती थी। अभी उसी तरह से अगर हम देखें तो 10 में से आपको 4 मारुति की कार्स दिख जाएंगी, 3 आपको hyundai की कार्स दिख जाएंगी, बाकी की टाटा की कार्स दिख जाएंगी। तो ये तीनों गाड़ियों का जो रेशियो है ये ऑलमोस्ट अपने आप में एक दूसरे को टफ कंपटीशन देता है। तो फ़िलहाल इन तीनों कार्स मैन्युफैक्चरर्स में जो है ये काफ़ी टफ कंपटीशन चल रहा है क्योंकि इन तीनों में ही एंट्री लेवल कार्स का ऑप्शंस है। जिस तरह से टाटा नैनो ऑफ़र कर रहा है, hyundai ने हाल ही में ईऑन लॉन्च की है, ऑल्दो वो कंपैरेटिवली थोड़ी एक्सपेंसिव है। मारुति ऑल्टो 800 लॉन्च की है। इन तीनों कंपनी की खासियत यही है कि इसमें एंट्री लेवल कार्स भी है, हैचबैक भी है, मिड साइज सेडान भी है। तो हर एक तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं ग्राहकों को इसमें। तो डेफिनेटली ये तीनों कंपनीज़ जो है इनमें काफ़ी टफ कंपटीशन देखा जा रहा है इन दिनों। बहुत बहुत शुक्रिया नीरू जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।